दोस्तों बचपन में मैं जब स्कूल जाया करता था तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि जिन्ना साहब ने पूरे पाकिस्तान को आजादी दिलवाई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि उस वक्त तो पाकिस्तान की दो हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। अब अगर जिन्ना साहब ने पूरे पाकिस्तान को आजादी दिलवाई है तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश को भी जिन्ना साहब ने ही आजादी दिलवाई थी ब्रिटिश से। लेकिन जो रवैया, जो बिहेवियर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का जिन्ना साहब के साथ है, जैसा कि वेस्ट पाकिस्तान में जिन्ना साहब को फाउंडर ऑफ द नेशन कहा जाता है, उनकी डेथ एनिवर्सरी को और बर्थ एनिवर्सरी को सरकारी सतह पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी तरीके से जिन्ना साहब की जो पिक्चर है उनको करेंसी के नोटों पे प्रिंट किया जाता है। क्या सेम रवैया, सेम बिहेवियर बंगाल के नौजवानों का और बंगाल की हुकूमत का जिन्ना साहब के टूवर्ड भी है? ये क्वेश्चन शुरू से मेरे माइंड में था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहा था और वीडियो स्क्रॉल करते हुए एक हिंदुस्तानी मीडिया का जो क्लिप है वो मेरे नजर से गुजरा, जिसमें वो कुछ ऐसा फरमा रहे थे। लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि। जी दोस्तों, हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के अंदर 56 सालों में पहली बार 11 सितंबर 2024 को जिन्ना साहब की जो डेथ एनिवर्सरी है इसको सेलिब्रेट किया गया। मतलब कि 56 सालों के अंदर बंगाल के अंदर जिन्ना साहब की कोई भी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट नहीं किया गया था। इस बात ने मुझे मजीद क्यूरियस कर दिया कि ये जानने के लिए कि जो बंगाली समाज है वो जिन्ना साहब के बारे में क्या ओपिनियन रखता है, जिन्ना साहब को इन 56 सालों में किस तरीके से, किस नजर से वहां ट्रीट किया गया है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मैंने रिसर्च की और उसकी बेस के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। बंगाली नौजवानों का जिन्ना साहब को लेकर ओपिनियन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बात बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये थीसिस है ये पूरे बंगाली समाज पर एप्लीकेबल नहीं होता। बंगाली नौजवानों की जो ज्यादातर तादाद है वो जिन्ना साहब के बारे में उतना ही कुछ जानते हैं जितना पाकिस्तान के मोस्टली नौजवान चंद्र सुभाष, भगत सिंह और गांधी जी के बारे में जानते हैं। मतलब ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन वो लोग, वो बंगाली नौजवान जो हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड है, वो जिन्ना साहब के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। दोस्तों, ये डिपेंड करता है उस बंगाली नौजवान के स्टैंड पॉइंट पर कि वो हिस्ट्री का मुताला किस नजर से कर रहा है। अगर वो बंगाली नौजवान हिस्ट्री का मुताला कर रहा है ट्रू नेशन थ्योरी से और उसकी सोच पर मजहबी सोच और राइट टू सेंटर की सियासत गालिब है और वो हिस्ट्री को उसी प्रिज्म से देख रहा है, तो इसके स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो जिन्ना साहब को एडमायर करता होगा। वो जिन्ना साहब की और आल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्ट्रगल थी ब्रिटिश के खिलाफ उसको एडमायर करता हो और वो अपनी आजादी को रिलेट करता हो 14 अगस्त 1947 की आजादी के ऑनवर्ड से। लेकिन दोस्तों, अगर वो बंगाली नौजवान बंगाली कौम परस्ती से और बंगाली नेशनलिज्म से मुतासिर है और हिस्ट्री को बंगाली नेशनलिज्म के प्रिज्म से देखने की कोशिश कर रहा है, तो इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी आजादी को रिलेट करता हो 16 दिसंबर 1971 की आजादी से और वो जिन्ना साहब के बारे में नेगेटिव ओपिनियन को, नेगेटिव नैरेटिव को आजादी से और इजीली बाय कर ले और वो जिन्ना साहब को करार दे कि ये तो वेस्ट पाकिस्तान की ऑटोक्रेसी का जो अफसरशाही थी उसका एक नुमाइंदा है। अब सवाल हमारे सामने है कि जो बंगाली नौजवान है वो जिन्ना साहब से नफरत क्यों करते हैं। इस रीजन को डिकोड करने के लिए हमें हिस्ट्री में दोबारा जाना पड़ेगा। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को ब्रिटिश से आजादी दिलवाई, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग की पूरी जमात के पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं था कि पाकिस्तान का जो अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो दस्तूर होगा, वो कैसा होगा। उन्होंने इसके बारे में कोई पहले से तैयारी नहीं कर रखी थी। दूसरा बड़ा मेन रीजन ये था कि जो मुस्लिम लीग की जो तमाम टॉप लीडरशिप थी वो लखनऊ से, यूपी से और अलीगढ़ से आती थी। जैसे कि जॉन ने भी कहा था कि पाकिस्तान अलीगढ़ के लोगों की एक शरारत है। और वो जब लीडरशिप माइग्रेट करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक लोग थे उनके साथ उनके एक अजनबियत का ताल्लुक था, एक अनडेमोक्रेटिकल बिहेवियर था। उन्होंने हमेशा यहाँ के मुकामी लोगों को दबाने की कोशिश की। मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान को एक फेडरेशन के तहत, एक मजबूत मरकज के तहत चलाना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक मजबूत मरकज बने जिसके तहत वो सूबाई खुद मुख्तियारी के जो बुनियादी हकूक थे उस पर भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार थी।
तो बंगाली कौम परस्तों का और मुस्लिम लीग के दरमियान जो डिफरेंस था वो फेडरेशन और कन्फेडरेशन का था। मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि एक मजबूत मरकज हो, जबकि बंगाली चाहते थे कि कन्फेडरेशन हो, सूबों को एक वाइड रेंज खुद मुख्तारी दी जाए। तो इस पे पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा जो डिफरेंस था वो था नेशनल लैंग्वेज के ऊपर। मुस्लिम लीग की जो टॉप लीडरशिप थी वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू को कौमी जुबान बनाना चाहती थी, और उर्दू उस वक्त सिर्फ 6% लोग पाकिस्तान के बोला करते थे, जबकि उर्दू के अलावा किसी दूसरी जुबान को कौमी जुबान देने का दर्जा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जबकि जो बंगाली कॉन्फ्रेंस थे वो उर्दू के साथ साथ बंगाली जुबान को भी कौमी जुबान का दर्जा दिलवाने का एक मुतालबा कर रहे थे। ये वो मुतालबा था जिसके ऊपर इन दोनों जो फ्रैक्शन थे उसके दरमियान एक डिफरेंस बन चुका था। सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग जो है वो क्यों बंगाली जुबान को एक कौमी जुबान एडमायर करने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग का मौकफ ये था कि पाकिस्तान को हमने टू नेशन थ्योरी की बेस पर हासिल किया गया है, जबकि बंगाल के अंदर हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद है, और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर भी हिंदू बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, जो कौमियत के लिहाज से तो बंगाली हैं लेकिन मजहब के लिहाज से हिंदू है, और उनके हिंदू होने की वजह से हिंदू मजहब का कल्चर, उनकी जुबान की एक जो रिफ्लेक्शन है वो बंगाली जुबान पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इस वजह से मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान की कौमी जुबान को बंगाली बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस पर जो है बंगाल के कॉमप्रस्तों का और टॉप लीडरशिप थी उसके दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। 1948 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने बंगाल का दौरा किया तो बंगाली नौजवान बंगाली जुबान को कौमी जुबान का दर्जा दिलवाने के लिए बंगाल के अंदर ऑलरेडी एक तहरीक चला रहे थे, लेकिन उनका जिन्ना साहब से भी मुतालबा यही था कि उनकी जुबान को, बंगाली जुबान को कौमी जुबान तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुतालबे को बुरे तरीके से रद्द कर दिया। जिन्ना साहब ने बंगाल के अंदर अपनी 3 फेमस स्पीचेस की, एक उन्होंने रेस कोर्ट के अंदर की, दूसरी उन्होंने किर्जन हॉल के अंदर की, तीसरी उनकी जो स्पीच थी वो उनकी रेडियो पाकिस्तान पर नशर की गई। लेकिन इन तीनों स्पीचेस के अंदर उन्होंने अपने सेम मौकफ को बार बार रिपीट किया, वो ये था कि उर्दू, सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की कौमी जुबान हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि उर्दू के अलावा कोई दूसरी जुबान को पाकिस्तान की जुबान नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. जिन्ना साहब के इस हार्ड रवैये की वजह से वक्ती तौर पर तो ये मामला टल गया, लेकिन बंगाली नौजवान जो थे बंगाली जुबान को कौमी जुबान के दर्जा देने पर मुकम्मल तौर पर साबित कदम रहे। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना साहब की डेथ हो जाती है, लेकिन बंगाली अपनी तहरीक और अपने मुतालबे के लिए तहरीक को चलाते रहे। 21 फरवरी 1952 को बंगाल के अंदर एक पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहा था। ये पुरअमन प्रोटेस्ट बंगाली जुबान को नेशनल जुबान का दर्जा दिलवाने के लिए ही हो रहा था, और इस प्रोटेस्ट का, इस पीसफुल प्रोटेस्ट का मुठभेड़ हो जाता है पाकिस्तानी रेंजर के साथ, और पाकिस्तानी रेंजर जो है वो इस प्रोटेस्ट पर फायरिंग करती है, जिसके नतीजे में 5 बंगाली नौजवान स्टूडेंट मारे जाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो जाता है। आजादी के बाद वहां अवामी लीग की हुकूमत आती है। अवामी लीग हुकूमत में आने के बाद जो स्टेट का बयानिया है वो बंगाली नेशनलिज्म के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए तरतीब देती है। उसमें एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम लीग, एंटी जिना और एंटी टू नेशन थ्योरी की बेस के ऊपर वहां एक बयानिया तरतीब दिया जाता है, और ये प्रोमिनेंट नैरेटिव बन जाता है बांग्लादेश रियासत का। लेकिन उसमें इस हालात के अंदर भी जो दूसरे फंडामेंटलिस्ट थे वो अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। 5 अगस्त 2024 को फाइनली शेख हसीना वाजिद जो एक बंगाली नेशनलिस्ट लीडर थी, उनकी हुकूमत को वहां ओवरथ्रो कर दिया जाता है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के द्वारा, और वहां अब जो स्पेस बनती है वो फंडामेंटलिस्ट की बनती है, जो कि दोबारा से हिस्ट्री को टू नेशन थ्योरी के फ्रेमवर्क के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हमें देखने में आ रहा है कि बंगाली समाज के लिए जो जिन्ना साहब के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था वो उभर कर सामने आना शुरू हो चुका है। अब नेशनलिज्म का और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का जो एक कंपटीशन है, जो कि पाकिस्तानी समाज और बंगाली समाज दोनों में पाया जाता है, इसमें से कौन सा नैरेटिव टाइम की कसौटी पर पूरा उतरता है, इसके लिए अभी हमें वक्त चाहिए होगा और देखना होगा कि कौन जीत पाएगा और कौन सा नैरेटिव जो है वो तारीख के हाथों अपनी मौत खुद मर जाएगा।